सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, तो आज हम भारत का सबसे लोकप्रिय आईएएस अड्डा और आईएएस बनाने की फैक्ट्री, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हब कहे जाने वाले डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली में पहुंच चुके हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम उन्नयन है। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश है। जैसे कि भैया आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से। बिहार में एक छोटी सी जगह है, उसका नाम है सीतामढ़ी, वहाँ से आता हूँ। अच्छा भैया, आपने बिहार से इसी इतनी लंबी डिस्टेंस तय करके आज मुखर्जी नगर में आप आए हो, आखिर इसके पीछे थोड़ा बहुत कुछ रीज़न या कुछ? बिहार में रोज़गार के अवसरों की बहुत कमी है और बिहारी बच्चों में एक सामंती मेंटालिटी है, सोच है, फ्यूडल सोच, जिसकी वजह से उनको सरकारी नौकरी के प्रति ज़्यादा रुझान है, जातिवाद वगैरह होने के कारण। और वहाँ की राजनीति ऐसी रही कि राजनीति ने कभी किसी अन्य प्रकार के अवसर नहीं दिए। इसको हम तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं महाराष्ट्र या तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल के बच्चों की तुलना में। तो उनके पास और भी तरह के रोज़गार के अवसर हैं, एक बात। दूसरी बात कि बिहार में स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा की कमी है। अच्छी स्कूल्स और कॉलेजेस ना होने की वजह से लोगों को वहाँ से निकल के आना पड़ता है बाहर की तरफ। तो इसी सिलसिले में मैं भी दिल्ली आया, पढ़ाई के लिए भी और अब नौकरी की तैयारी के लिए। भैया आप कहाँ से हो? मैं बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान स्टेट में आता है ये। और मैं भी सेम पढ़ाई के लिए ही दिल्ली आया हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और बस यही रीज़न है, आगे दिल्ली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने के लिए आया था। भैया जैसा कि आप बिहार से बिलोंग करते हो, तो मैंने सुना है कि बिहार में सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं। ये बात आपने भी सुनी होगी या भैया ने आपने भी सुनी होगी इसके बारे में? थोड़ा बहुत इसके बारे में आप? जैसा मैंने बताया, बिहार यूपी के इलाके जो हैं वहाँ रोज़गार की कमी है, तो लोग आमतौर पे सरकारी नौकरी के प्रति ज़्यादा आकर्षित हैं, अट्रैक्टेड हैं। हालांकि भैया जी देखा जाए तो ये भी राजस्थान से, मतलब इनके भी मतलब वहाँ भी रोज़गार नहीं है, फिर भी मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ अलग बताता हूँ। तो मतलब भारत में कुछ राज्य हैं जिनको बीमारू राज्य कहा जाता है ना। तो बीमारू राज्य में बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आता है। ये 5 राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता है। हाँ, तो इन राज्यों की स्थिति एक जैसी है लगभग, और इन्हीं राज्यों से यूपीएससी में बच्चे निकलते हुए कभी बिहार से ज़्यादा निकल जाते हैं, कभी राजस्थान से निकल जाते हैं। तो ये एक भ्रम है कि बिहारी ज़्यादा निकालते हैं। बिहारी कुल मिलाकर जो रैंक बनती होगी, क्या एक क्यूमुलेटिव तौर पे पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा निकाले हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सब लगभग सारे राज्यों का वहाँ पे योगदान होता है। वो जो लिस्ट निकलती है उसमें बिहारियों को ख़ास तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट करना मैं समझता हूँ थोड़ा गलत है। भैया इसके बारे में थोड़ा बहुत आपका? मेरे हिसाब से भी ये बात सही है कि देखो, पढ़ने में तो सारे जगह से बच्चे आते ही हैं, ठीक है, और एक जैसे ही है पढ़ने में। ऐसा कुछ है नहीं कि अलग अलग बच्चों में अलग अलग टाइप के जीन्स है, और ऐसा कुछ इतना नहीं है पढ़ाई को लेके। तो जो बच्चे बाहर निकल जाते हैं पढ़ने के लिए, वो अपने आप को सस्टेन कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं। और उसमें से कुछ बच्चे छट के कुछ यूपीएससी करने के लिए चला जाता है, या कोई एसएससी करता है, मतलब ऑलमोस्ट कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई बिजनेस में चला जाता है। इस टाइप की चीज़ें होती रहती हैं। और गोपाल, पिछले 15-20 सालों में इस मिथ को बिहारियों ने तोड़ा है। जैसे कि मतलब दूसरी क्षेत्रों में भी बिहारी बच्चे अब जा रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, मैनेजमेंट है, कानून की पढ़ाई है, फैशन डिज़ाइनिंग है। पटना में अलग अलग तरीके की कॉलेजेस खुली हैं, तो उन सब तरफ भी बिहारी बच्चे अब जा रहे हैं। तो सिर्फ उनको सरकारी नौकरी के दायरे में बांध कर रखना अब थोड़ा सही नहीं। बिल्कुल सही बात। जैसे भैया ने बताया कि यार आप ऐसे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऐसा नहीं बोल सकते कि बिहारी या तो ज़्यादा एजुकेट होंगे या फिर यूपी से या तो ज़्यादा पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। सब जगह के लोग सब सेक्टर में अपना अपना देते हैं टाइम, है ना। जिनको जो अच्छा लगता है, जिसके अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चे चूज़ करते हैं। जैसा तो जैसे आप कह रहे हो, तो बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस पीसीएस निकलते, बिहार से ही सबसे ज़्यादा मजदूर, रिक्शा वाले, ठेला वाले भी निकलते हैं। नहीं, तो ऐसा बिहार को किसी एक चीज़ के लिए मशहूर करना और किसी दूसरी चीज़ के लिए बदनाम करना मेरी समझ में सही नहीं है। रिक्शा वाले, ठेला वाले
अन्य राज्यों से भी आते हैं, एमपी से भी आते हैं। राजस्थान में ठेला वाले नहीं हैं क्या, रिक्शा वाले नहीं हैं क्या, लेकिन बिहारियों को या तो आईएएस, या तो ठेला वाले, या तो रिक्शा वाले, या तो मजदूर, या तो किसान। ये दायरा थोड़ा सही नहीं है, ये एक स्टीरियोटाइपिंग है जिससे बचना चाहिए हमें। हालांकि आपकी इस बात से भी मैं भी सहमत हूं कि आपने बताया जैसे कि आईएएस भी सबसे ज़्यादा भी निकलते हैं बिहार से, और ठेले देखा जाए तो यहाँ दिल्ली में भी बहुत मिलते हैं, ये बात सही है। तो भैया आप इस मतलब कि मुखर्जी नगर में आपको कितना टाइम हो गया कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? मैं अभी 2020 में ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो बहुत टाइम तो नहीं हुआ है, तो आप कह सकते हो 6-7 महीने से मैं यहाँ हूँ। भैया आपको कितना टाइम हो गया? मैं भी 2019 में ही ग्रेजुएट हुआ हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मुझे भी 1.5 साल के आसपास हुआ है प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने लास्ट अटैम्प्ट दिया था, बट मेरा अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस बार मैं उसके बाद कंटिन्यू प्रिपेयर ही कर रहा हूँ। हालांकि भैया आप मतलब कि सेल्फ पढ़ाई करते हो या फिर किसी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है आपने? मैंने अभी तक तो सेल्फ खुद से ही पढ़ाई की है, कोचिंग नहीं ज्वाइन की है। भैया आपने? मैंने भी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, मैं भी सेल्फ ही कर रहा हूँ। मतलब ऑप्शनल के लिए भी मैं खुद सेल्फ पढ़ लेता हूँ। और रही बात जीएस की, तो मुझे लगता नहीं है कि कोचिंग करनी चाहिए, तो फिर मैंने नहीं किया, सेल्फ ही पढ़ रहा हूँ। हालांकि आप पढ़ाई करते हो ना, उस वक्त लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो या आप किसी रूम में, अपने रूम में या पीजी में या हॉस्टल में जहाँ भी रहते हो आप? लाइब्रेरी जो मतलब वो बच्चे ज्वाइन करते हैं जो अच्छे कमरों में नहीं रहते हैं, जिनके कमरे अच्छे हैं, शांति है जहाँ, जिन कमरों में, उन कमरों में आराम से पढ़ाई की जा सकती है। वहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन करने की कोई ख़ास वजह नहीं होती है। भैया आपकी? मेरे हिसाब से भी ऐसी है। जैसे मैं सिंगल रहता हूँ अभी, तो मैं रूम में ही पढ़ लेता हूँ। पहले मैं लाइब्रेरी जाया करता था। तो मेरे हिसाब से भी ऐसा है कि आप सिंगल रह रहे हैं और अच्छी जगह पे रह रहे हैं जहाँ शोरगुल ना हो, है ना, तो वहाँ आप अकेले पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आप अच्छे से लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, तो आप लाइब्रेरी चले जाएं। जैसे मुझे पहले ऐसे लगता था कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहता हूँ, क्योंकि मैं कभी पढ़ा नहीं था, लॉन्ग सर्वाइव नहीं किया था, सिटिंग पावर इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं लाइब्रेरी चला जाता था। और दूसरा हम ये देखें तो कमरे के हिसाब से लाइब्रेरी का माहौल थोड़ा अच्छा रहता है ना। वहाँ पे सारे बच्चे गैदरिंग होकर बैठ जाते हैं और वाईफाई की आपको एमिनिटी मिल जाती है। उसके अलावा अच्छी सिटिंग पोजीशंस काफ़ी अच्छी रहती है, वहाँ पे चेयर अच्छी मिलती है। हो सकता है ना रूम में अच्छे चेयर नहीं ला पाते हम कभी कभी, है ना, तो वहाँ पे अच्छी चेयर भी अवेलेबल हो जाती है, वाईफाई हो जाता है, बच्चे एक ही टाइप के मिल जाते हैं ना। कुछ यूपीएससी वाले लॉन्ग टर्म तक बैठते हैं, तो आपकी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो सकती है। तो हाँ, लाइब्रेरी के फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन आप कुछ बच्चे होते हैं जो अकेला पढ़ना चाहते हैं, तो वो अकेले पढ़ सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। पढ़ाई में कोई भी बच्चा कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकता है। लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के भी बहुत कुछ किया है ना। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत नीचे से उठ के ऊपर आए हैं, तो वो भी तो ऐसे ही पढ़े होंगे। कोई ऐसा नहीं है ना कि पर्टिकुलर आपको लाइब्रेरी चाहिए पढ़ने के लिए। तो सिंपल सा थॉट है ये। तो भैया कोरोना काल के दौरान आपकी पढ़ाई प्रभावित हुई है या फिर आपने सामंजस्य परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाकर जुनून जारी रखा? नहीं, सामंजस्य बिठाने के बावजूद भी पढ़ाई बच्चों, छोटे छोटे 5 साल, 2 साल, 4 साल के जो बच्चे हैं, उनसे लेकर हायर एजुकेशन में भी जो लोग हैं, पीएचडी कर रहे हैं, सबकी पढ़ाई प्रभावित हुई। इसमें आपकी थोड़ा बहुत कुछ राय? से हाँ, सही बात है। कोविड-19 में बहुत सारे लोगों की पढ़ाई बर्बाद हुई है, तो सेम मेरी भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। मैं मार्च में यहाँ से चला गया था जब कोविड का लॉकडाउन लगा था, तो सेम मेरी फैमिली ने मुझे बुला लिया था। तो ऐसे ही काफ़ी बच्चों का भी सेम रूटीन रहा है, उनकी फैमिली वालों ने उनको घर बुला लिया और कुछ बच्चे घर चले गए। तो मेरा भी कुछ 5-7 महीने के आसपास वेस्ट हुआ। मैं घर पे जाके पढ़ा भी नहीं था, बैठा था। तो हाँ, कोविड की वजह से सबको प्रॉब्लम हुई है, और हो सकता है इसकी वजह से कुछ बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी हो, है ना, या फिर वापस नहीं आ पाए। तो ये बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट खैर पढ़ाई तो ख़राब हुई है। अभी मुखर्जी नगर में करंट सिचुएशन की बात करें ना, तो कैसा माहौल है? अब स्टूडेंट्स वापस दिल्ली आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, और कोचिंग ओपन हो रही है या नहीं हो रही, इसके बारे में थोड़ा बहुत। कोचिंग्स आमतौर पे लॉकडाउन जैसे ही हुई ना, वैसे ही कोचिंग्स ऑनलाइन हो गई हैं। अधिकतर कोचिंग्स उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अडॉप्ट किया और वो ऑनलाइन कोचिंग में ट्रांसफ़र हो गए। ये जो बच्चे हैं वो अभी आ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं भी आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कोचिंग फ़िज़िकल क्लासेस की बात है, तो वो गवर्नमेंट अभी तक अलाउ ही नहीं की है। तो कोचिंग ओपन तो अभी नहीं हुई है, ओपन होने में अभी समय है मेरी समझ में। लेकिन उसके हिसाब से कोचिंग्स ने भी और बच्चों ने भी अपने आप को अडॉप्ट किया, तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ भैया आपकी राय? सेम ऑनलाइन कोचिंग हो चुकी है। तो जिन बच्चों को कोचिंग करनी थी, उन्होंने कोचिंग के जो सब्सक्रिप्शन आते हैं
वो ले लिया उन्होंने घर बैठ के, या फिर जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, अभी मेंस के बच्चों को काफ़ी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी थी, मोस्टली टेस्ट सीरीज़ के लिए ही बच्चे कोचिंग करते हैं, तो उन्होंने टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया है ना। तो कोचिंग का भी इतना फिज़िकल रिलेवेंस नहीं रहा है। आपको आप किसी को फिज़िकल आना भी है तो वो ऑनलाइन कोचिंग ही कर सकता है। और जैसे उन्होंने भैया ने बताया है कि कोचिंग तो वैसे ही अभी खुली नहीं है, सरकारी कोई गाइडलाइन नहीं आई है कोचिंग के ऊपर, तो तब तक तो कोचिंग बंद ही रहेगी, ये बात है। ये बात सही है, कोचिंग वो तो फिर सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार होगा। तो फिर भैया आप कोचिंग कोचिंग की ज़रूरत भी वैसे मतलब आज के ज़माने में जहाँ इंटरनेट इतना है और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, वहाँ कोचिंग की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत भी महसूस नहीं होती बच्चों को। लेकिन ये फिर सब्जेक्टिव मामला है। कुछ बच्चे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको हिस्ट्री ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता, उन बच्चों को कोचिंग की शायद ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कौन से बच्चे प्रेफर करेंगे कोचिंग, कौन से बच्चे प्रेफर नहीं करेंगे। हालांकि कोचिंग की बात करें तो फिर अगर ऑफलाइन करें तो अच्छा है या फिर ऑनलाइन करें तो बेटर है, आपके मतलब हिसाब से कौन सा आपको मतलब कंफर्ट फील है, अच्छा लगता है? जहाँ तक मेरी समझ है वहाँ पे तो कोचिंग मैं तो कोचिंग कर ही नहीं रहा हूँ, तो ऑफलाइन हूँ। मैं कोचिंग की मटेरियल ज़रूर लेता हूँ, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन किया मैंने, लेकिन एज़ ऑफ नाउ कोचिंग मैंने किया नहीं है, तो इस पे कुछ मेरी बहुत ज़्यादा ओपिनियन है नहीं। या आपने? मैंने हालांकि कोचिंग तो नहीं किया है, बट जहाँ तक मुझे लगता है, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि कोचिंग करने से पहले सोच लेना चाहिए कि आपको कैसी कोचिंग चाहिए या फिर क्यों चाहिए कोचिंग, है ना। आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं अपने हिसाब से देखें, तो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं जिनमें कुछ लोगों को कोचिंग करके समझ आता है, जैसे विजुलाइज करके चीज़ें समझ आती है ना। कुछ टाइप के थोड़ा मैं कहूँगा इंट्रोवर्ट टाइप के बच्चे जो खुद पढ़ लेते हैं ना। अब खैर इंट्रोवर्ट तो नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ जो खुद पढ़ लेते हैं, जिनको सेल्फ पढ़ के बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती है, वो कोचिंग ना मिले तो इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब पहले से जो 10th के बाद से ही हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उनको क्या वही NCERTs दिन भर पढ़ा है, उन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम में पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली हर अपडेट और वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।